हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 3.1, उसको करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 है और जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिसेस किसे कहते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो मैट्रिसेस एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है नंबर्स का या सर्टेन क्वांटिटीज का, जिनको अगर हम रो और कॉलम के रूप में अगर लिखें तो जो कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने A इज टू एक लार्जर ब्रैकेट, याद रखिए मैट्रिक्सेस को लिखने के लिए ये ब्रैकेट आप अप्लाई करेंगे। AIJ, इसको मैं अभी एलिबरेट कर दूंगा कि इसका मतलब क्या है। इज टू मैंने लिखा है A11, A12, A21, A22। ऐसे ही मैंने इज टू में फिर लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने दो जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मैट्रिसेस के मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है इन जर्नल वे। जैसे कि अगर आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल मैट्रिसेस देखेंगे तो यहाँ पर कोई डाटा होगा, मे बी नंबर हो सकता है या कुछ और क्वांटिटी हो सकती है। ये मैंने जर्नल वे में लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 का मतलब यहाँ ये है कि जो पहला, जैसे मैंने यहाँ लिखा है IJ, तो यहाँ जो I होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो J होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब जैसे आप इस छोटे से मैट्रिसेस को देखें, मैंने इस साइड में लिखा हुआ है R1, R2, C1, C2। जैसा कि मैंने कहा था कि जो मैट्रिसेस होता है वो नंबर्स को जब हम रो और कॉलम के रूप में, या क्वांटिटीज को हम रो और कॉलम के रूप में लिख देते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे अगर हम यहीं पर देखें तो इस कंस्ट्रक्शन में आप पाएंगे कि इसमें एक रो है पहली। अगर हम इसको पूरा इंक्लूड, अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि ये पूरा एलिमेंट जो होगा ये पहली रो में जाएगा, और ये दूसरा जो पूरा एलिमेंट होगा ये दूसरी रो में जाएगा। यानी कि रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये A11 और A12। ऐसे ही रो 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A21 और A22। तो दो रो यहाँ पॉसिबल हैं क्योंकि उसके नीचे कोई रो है नहीं। और ऐसे ही अब अगर हम कॉलम में जाएं तो कॉलम में ये पहला कॉलम माना जाएगा, ये वाला, और ये बोला जाएगा दूसरा कॉलम। पहले कॉलम को हम C1 दे देते हैं, दूसरे को C2। अंडरस्टूड है, क्योंकि C मीन्स कॉलम और 1 मीन्स फर्स्ट, और C2 मतलब दूसरा कॉलम। ऐसे ही सेम रो 1 यानी कि R मीन्स रो, और 1 मतलब पहली रो और दूसरी रो। तो इस तरीके से यहाँ पर रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। सेम ऐसे ही यहाँ देखेंगे, हमने ये थोड़ा बड़ा लिया है तो इसमें हमने 3 रो कर दी हैं, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। सेम एज इट इज जैसे कि पहले था। पहली रो में आपके एलिमेंट ये आ जाएंगे, यानी कि 1 1, 1 2 एंड 1 3। दूसरी रो में 2 1, 2 2, 2 3 एंड तीसरी रो में 3 1, 3 2, 3 3। ऐसे ही हम अगर कॉलम में चले तो पहला कॉलम ये हो गया, तो ये पहला कॉलम आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम आ जाएगा और ये तीसरा कॉलम आ जाएगा। बात आती है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये
11 है, 12 है, 13 है, याद रखने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप 11, 12, 13 करके याद करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आप इस सिंबल को देखेंगे IJ, तो ये यहाँ पर 1 1 ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये प्लेस है पहले रो और पहले कॉलम का, यानी कि वो एलिमेंट जो पहले रो और पहले कॉलम में आता हो वो यहाँ रखा जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे, ये रो तो ये पहली है, लेकिन कॉलम यहाँ पे कौन सा टच होता है, दूसरा, इसीलिए पहली यानी कि पहले रो वाला आता है, I रो रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम। तो पहली रो का एलिमेंट है तो इसलिए रो पहले ही लिखी गई है, लेकिन कॉलम किसके सामने पड़ता है, दूसरे के, इसीलिए यहाँ पे कितना लिखा गया है, 1 2। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे, ये वाला एलिमेंट रो पहली ही है R1, लेकिन कॉलम कौन सा है, 3, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लिखा गया है, 1 3। ऐसे ही यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप रो को देखेंगे तो हमारी दूसरी रो अब स्टार्ट हो गई है, इसलिए इसमें 2 लिखा जाएगा, लेकिन कॉलम हमारा 1 है इसीलिए 2 1। तो लिखने का ये तरीका होता है कि पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सी रो में वो आ रहा है, और फिर उसके बाद ये देख लीजिए कि कॉलम में किस में पड़ रहा है, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। तो ये अपने एक याद करने का तरीका है। वैसे मेरा यही मानना है कि आप इस तरीके से ही करिए कि रो पहले आप देखिए और उसके बाद कॉलम। तो ये आपके सामने मैट्रिसेस का एक जर्नल इंट्रोडक्शन है कि हम डाटा को अगर रो और कॉलम के रूप में लिख देंगे तो हम कह पाएंगे कि भाई वो हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। उसमें कुछ रो हो सकती हैं और कुछ कॉलम हो सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक में, इसी में ही, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किसे कहते हैं। मैं आपको जनरल वे में समझाता हूं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो पहले आप ये देखिए कि उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स लिखा होगा, जैसे ये तो हो गया AIJ कोई मैट्रिक्स, और उसके नीचे मैंने लिखा है M क्रॉस N, जहां पर मैंने कहा है कि M जो है वो है नंबर ऑफ रो और N जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम। और इस M क्रॉस N को ही, ये जो आपके सामने दिखा है, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है। तो हम M क्रॉस N जो है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर आपके सामने है कि भाई जो M है वो नंबर ऑफ रो है और जो N है वो नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है। तो आप पाएंगे ये रही पहली रो, ये रही दूसरी रो और ये रही तीसरी रो। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं। और अगर अब हम कॉलम पे चलें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। इसमें कॉलम कितने हैं, 4। तो अब हमें ऑर्डर लिखना कैसे है, तो देखिए मैट्रिक्स के बिल्कुल साइड में यहाँ पे कोने पे लिखा जाता है, और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऐसे M क्रॉस N। M नंबर ऑफ रो, रो को आपको पहले लिखना है, तो रो यहाँ कितनी है, रो है 3, और क्रॉस यहाँ पर कॉलम कितना है, 4। क्लियर है? आप इस तरीके से लिख देंगे तो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी इस बात में कंफ्यूज ना हो कि ऑर्डर में पहले कौन आता है। तो याद रखिए, पहले हमेशा रो आएगी, कॉलम हमेशा बाद में आएगा। इसका अगर आप उल्टा कर देते हैं कि धोखे से भूलने के बाद आप कॉलम को पहले कर देते हैं और रो को बाद में कर देते हैं, तो वो ऑर्डर गलत माना जाएगा। हमेशा ऑर्डर में रो पहले आएगी और कॉलम बाद में आएगा। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल था मैट्रिक्स का, जो शुरुआत में ही हमने जर्नल व्यू में लिखा था। यहाँ पे कोई एलिमेंट एंट्री नहीं की थी, लेकिन हाँ ये क्लियर था यहाँ पर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर मैं इसी मैट्रिक्स में पूछूं कि भाई इसका ऑर्डर बताओ, तो आप देखेंगे कि इसमें 3 रो हैं, तो आप सबसे पहले रो लिख देंगे, और इसमें देखेंगे कॉलम भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। अगर आप ऊपर वाले का देखना चाहेंगे, जो छोटा वाला मैट्रिक्स मैंने बनाया है, तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस ये डिपेंड इस बात पे करता है कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। पहले रो लिखिए, क्रॉस लगा के उसमें कॉलम ऐड कर दीजिए। तो ये बात हुई
तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्सेस क्या हैं और उनका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कि हम किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज टू, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि आपने जो मैट्रिक्स बनाया है उस मैट्रिक्स में एंट्रीज कितनी की हैं। जैसे अगर आप देखें एंट्रीज से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे एंट्रीज का मतलब है कितने प्लेसेस आपने यूज किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 12 है। अब एक तरीका तो ये है कि आपके सामने जो भी मैट्रिक्स लिखा है आप उसमें काउंट कर लीजिए कि कितने एलिमेंट इसमें हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ऑर्डर होता है वो भी m क्रॉस n होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ एलिमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या है, जब हम, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 क्रॉस 4, लेकिन जब हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे तो जो आपका जो ऑर्डर है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे 3 क्रॉस 4 कितना आएगा 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे 12, जबकि ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 4। मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, या कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि इसका ऑर्डर कितना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें पता सब कुछ होता है, वो क्या करते हैं 3 क्रॉस 4 लिखा और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया इज इक्वल टू में 12 और कह दिया कि जी 12 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये गलती प्लीज आप लोग ना करें। जब भी ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर की जर्नल फॉर्म ही होती है m क्रॉस n, उसको सिंप्लीफाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप 3 इंटू 4 लिख दीजिए, यही ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तब आप उस ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको 12 मिल जाएगा। तो ये 12 ही जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा और 3 क्रॉस 4 जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट में अंतर पता लग गया होगा। बहुत थोड़ा अंतर है, इसमें हम लोग केवल क्रॉस लगा के लिख देते हैं और जब हम एलिमेंट निकालते हैं तब हम उस क्रॉस को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने पहला जो टाइप लिया है वो है रो मैट्रिक्स। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है 2 -1 0 एंड दूसरा एग्जाम्पल लिखा है -1 6 -5 6 1 एंड -2। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पलों को देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें कंफर्म हो रही होंगी। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें रो अगर मैं काउंट करूं तो रो कितनी है 1, कॉलम की बात करें तो C1 C2 और C3। ऐसे ही अगर मैं दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको देखूं तो इसमें अगर मैं रो पता करूं तो नंबर ऑफ रो वो एक ही है, मतलब R1। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ C1 ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये रहा हमारे पास चौथा कॉलम। अब अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को गौर से देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो पा रही होगी कि दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने रो एक ही रखी है, जबकि कॉलम मैंने चेंज कर दिए हैं। एक बार 3 कॉलम रखे हैं और एक बार 4 कॉलम रखे हैं। फिर मैंने एक जर्नल व्यू भी लिखा है कि ऑर्डर, जो ऑर्डर मतलब ये सारी बात रो मैट्रिक्स की चल रही है, तो रो मैट्रिक्स का जो जर्नल ऑर्डर होता है वो होता है 1 इंटू n। n यहाँ क्या है और 1 क्या है बिल्कुल अभी मैं क्लियर करता हूं। बहुत छोटी सी बात है। अगर हम यहाँ देखें
तो रो मैट्रिक्स अगर हम डिफाइन करें कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो जो है वो केवल एक होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस n, और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि m जो होता है वो नंबर ऑफ रो होता है, जबकि n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। और अभी मैंने आपसे कहा कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो एक ही होती है। आप दोनों एग्जांपल्स को देखिए, दोनों में मैंने केवल एक ही एक रो ले रखी है। इसका मतलब है जहां पर ऑर्डर हमारा m क्रॉस n होता है वहां पर इस बार m की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि m होता है नंबर ऑफ रो। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो 1 हो जाएगा, तो n बचेगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए मैंने जर्नल वे में ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स जो लिख दिया है वो लिख दिया है 1 क्रॉस n। बहुत इजी है। अगर मैं पूरा कंक्लूजन देखूं तो पूरा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि रो मैट्रिक्स में रो केवल एक ही होगी और कॉलम कुछ भी हो सकता है। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है और इसका जर्नल ऑर्डर भी आपके सामने है। ऐसे ही हम अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स पर, तो जी कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल रो मैट्रिक्स जैसा बिहेव करेगा। जैसे रो मैट्रिक्स में रो 1 होती थी, कॉलम कुछ भी हो सकता था। कॉलम इसका उल्टा है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा जबकि रो कुछ भी हो सकती है। अगर आप यहां देखेंगे इसमें कॉलम एक ही है जबकि रो 1 2 एंड 3। तो अगर हम इसका जर्नल ऑर्डर देखें तो पहले रो लिखी जाती है, इसका मतलब पहले 3 लिखेंगे और फिर कॉलम बाद में लिखा जाता है, तो कॉलम यहाँ 1 है। ऐसे इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसके ऑर्डर में पहले रो लिखी जाती है, तो 1 2 3 4 रो है यहाँ। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम यहाँ कितना है, 1 है। तो अगर हम इसके जर्नल ऑर्डर की बात करें तो इसके जर्नल ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। जहां m क्रॉस n होता है वहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, जबकि m नंबर ऑफ रो होता है वो कितनी भी हो सकती हैं, इसलिए वो हमने m की m ही छोड़ दी है। तो बहुत आसान है। रो कॉलम रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि केवल रो 1 होगी, और अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम में जो कॉलम होगा वो 1 होगा, रो कुछ भी हो सकती है। तो ये हो हमारे 2 टाइप। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप्स की तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है मैट्रिसेस के। तो उसमें अगला टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। काफ़ी अच्छा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपके सामने मैंने फिर से 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैं एग्जाम्पल दे के चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने 2 मैट्रिसेस लिए, एक ए और एक बी। जैसे आप ए देखेंगे तो मैंने कोई भी जर्नल एंट्री कर दी, ए बी सी डी, और ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। ऐसे ही बी कुछ भी जर्नल एंट्रीज करने के बाद लिख दिया। सबसे पहले अगर मैं यहाँ ऑर्डर की बात करूँ कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई में आपको लिखना है। इसमें रो की बात करें तो 1 एंड 2 रो हैं, तो 2 और कॉलम भी इसमें 2 है, इसीलिए 2 क्रॉस 2 हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो 3 रो हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3। फिर मैंने नीचे लिखा कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n का होता है। ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n ही रहेगा, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि वहां पर m और n जो होने चाहिए वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप इन एग्जाम्पलों में देखिए, इन एग्जाम्पलों में आप देखेंगे जितने m है उतना ही n है। m और n का मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी हों, चाहे 2 रो हो 2 कॉलम हो, या 3 रो हो या 3 कॉलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जितने रो हैं उतने ही अगर कॉलम है, तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, वहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे वो सेम नहीं थे, यहां पर सेम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे, जबकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। छोटे छोटे से टाइप हैं तो जल्दी से इन्हें क्लियर कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो मैंने फिर से 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। बस आपको ये पहचानना है कि हमने क्या सोच के दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे हमारे पास एक ए है और एक बी है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ए मैंने लिखा है 1002 और बी लिखा है ये जो आपके सामने लिखा है। इसको क्लियर करने से पहले मैं एक चीज आपको यहां पर क्लियर कर दूं। जैसे मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बनाऊं
सपोज कोई भी ऑर्डर हो उसका। अब यहाँ पर क्या होता था, अगर मैं यहाँ डायगोनल की बात करूँ कि मैट्रिक्स के डायगोनल कितने होते हैं और कौन सा होता है, नॉर्मल वे में क्या आता है, कैंडिडेट ये सोचता है एक डायगोनल तो ऐसा हो गया ये तिरछा, और एक डायगोनल इधर साइड से भी खींचा जा सकता होगा, जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल्स में करते थे कि भाई कोई भी 4 साइडेड फिगर है तो हम 2 डायगोनल खींच देते थे, एक BD और एक AC। याद रखिए मैट्रिक्स में केवल एक ही डायगोनल होता है जो मैंने ये खींचा हुआ है, ये वाला। इधर वाला डायगोनल नहीं माना जाता है या नहीं होता है, केवल एक ही डायगोनल होता है। तो ये बात आप अच्छे से समझिए और फिर आप इस एग्जाम्पल पर आइए। जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, A = 1 0 and 0 2। टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। मैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स को एलिबरेट करूं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे, उसके अलावा जितने भी बाकी रह जाते हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे। यानी कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होंगे। जैसे कि आप यहां देखें तो इसका केवल एक ही डायगोनल बनता है 1 and 2। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो नॉन जीरो हैं क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो जा रहे हैं। ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर पे भी यही बात सेम देख लेते हैं। तो 3 ऑर्डर में भी एक ही डायगोनल बनेगा, ये वाला। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 3 1 and -6। देख लीजिए सारे के सारे नॉन जीरो हैं, जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मतलब नॉन डायगोनल का मतलब ये हो गया जो डायगोनल में नहीं आते हैं। तो डायगोनल में जो नहीं आए वो बाकी छूट गए, तो वो सारे के सारे जीरो हैं। तो अगर हम सिंपली वे में देखें कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बट द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। वो जीरो होने चाहिए जबकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो बहुत इजी टाइप है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर हम स्केलर मैट्रिक्स में देखें तो आप एक स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल देखिए। मैंने फिर से 2 एग्जांपल लिए हुए हैं A और B करके। अगर आप स्केलर मैट्रिक्स में देखेंगे तो इस बार भी आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर भी वही केस है डायगोनल मैट्रिक्स वाला ही, कि भाई डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं यही प्रोसेस अपनाया गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है। लेकिन फिर भी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप गौर से दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे, अंतर क्या है, यहां पर आप देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे वो डिफरेंट थे, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों सेम है। सेम यहां पर भी देखिए कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे सेम है। मतलब अगर हम थोड़ा सा इसका एनालाइजिंग करें तो हमें यही पता लगेगा कि डायगोनल में और स्केलर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि डायगोनल में जहां डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं वहीं पर स्केलर में वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो प्रोसेस वही है कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे और साथ ही साथ सेम भी होंगे, जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो पहले की जैसे ही जीरो रहेंगे। तो यहां पर मैंने वही प्रोसेस अपनाया है कि यहां 5 5 और √2 और √2। तो ये अंतर है। अब यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या स्केलर मैट्रिक्स जो होता है या एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल होता है, तो बिल्कुल एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि वो डायगोनल तो है ही, क्योंकि डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो हैं ही, साथ ही साथ उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ही है कि वो सारे के सारे सेम भी हैं। तो अगर स्टेटमेंट ये आता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे यस एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी का वाइस वर्सा आ जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देन नो। क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट होंगे लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जबकि स्केलर में ये 100% होना चाहिए कि वो डायगोनल के जो एलिमेंट हो वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो 2 स्टेटमेंट हैं, इन दोनों को अच्छे से समझिए कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, नो। नेक्स्ट पर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो फिर से आप देखिए इन्हीं 2 से मिलता जुलता एक और
टाइप वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखेंगे तो मैंने फिर से वैसा ही कुछ बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट पर जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है और जबकि जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है। आप दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से देख सकते हैं, 2 ऑर्डर के भी और 3 ऑर्डर का भी। तो फिर बात है कि भाई फिर ये अलग क्यों लिखा गया, इसमें क्या अंतर है, तो वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइडेंटिटी में मैंने क्या किया है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट है वो सेम भी है और साथ ही साथ 1 भी है। यानी कि डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 होगा। 1 मीन्स आइडेंटिटी, वो हमेशा 1 ही रहेगा, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। तो इन तीनों में जो मैट्रिक्सेस, ये तीनों जो आपके सामने लिखे हैं काफी मिलते जुलते हैं। डायगोनल में डायगोनल पे एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। स्केलर में डायगोनल पे एलिमेंट होंगे लेकिन सेम होंगे। आइडेंटिटी में डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, सेम होंगे और साथ ही साथ वो 1 ही होंगे। 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अगर 1 के अलावा कोई एलिमेंट आता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। आइडेंटिटी में हमेशा 1 ही आएगा। तो ये है अंतर इन मैट्रिसेस में। और अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में कुछ करना ही नहीं होता है। कोई भी मैट्रिक्स लिखा है, अगर उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक जीरो मैट्रिक्स है, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो और चाहे वो 3 ऑर्डर का है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप थे जो हमारी बुक में दिए गए हैं या इतने सफिशिएंट हैं। अभी तक जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी उसको करने के लिए हमारे पास ये सफिशिएंट टाइप्स हैं। तो इन टाइपों को एनसीईआरटी में दिया गया है। और अब हमारा लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज को करने के लिए, एक्सरसाइज 3.1 को करने के लिए हमारा लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्सेस। मतलब कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस लिखी हैं। 2 कंडीशन है आपके सामने। जैसे इक्वल मैट्रिक्सेस में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, जैसे सपोज हमने 2 मैट्रिक्स मान लिए ए और बी, कोई भी 2 मैट्रिक्स ए और बी अगर हैं तो उन्हें इक्वल कब कहा जाएगा। इक्वल तब कहा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट उनका ये होना चाहिए कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है सेम ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का हो सेम वही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे भी उस बात को समझ पाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, a इक्वल टू 3 2 5 6 और b इक्वल टू 3 2 5 6। अब अगर हम यहाँ देखें कि क्या हमारी दोनों जो कंडीशंस हैं इक्वलिटी की, क्या वो फुलफिल हो रही हैं, तो सबसे पहला है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो भाई दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। मैंने कहा था पहले रो लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है कॉलम। तो यहाँ हो गया 2 क्रॉस 2। बी में अगर देखें तो बी में अगर आप देखें तो इसमें भी सेम वही है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो बिल्कुल फुलफिल हो जाती है कि भाई दोनों मैट्रिक्स जो आपको दिए गए हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने ऑर्डर सेम देख लिया है, दोनों का है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब बात आती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब है जैसे यहाँ पर 1 1 की ये पोजीशन है, तो 1 1 की पोजीशन पे यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे भी 3 ही लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर 2 2 पे 1 2 पे कितना लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ पर 2 1 पे कितना लिखा है, 5 लिखा है। और ऐसे ही 2 2 पे कितना लिखा है, तो वो 6 लिखा है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि सेम प्लेस पर क्या सेम एलिमेंट लिखा हुआ है। अगर सेम प्लेस पर सेम एलिमेंट लिखा है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बोले जाएंगे। तो बिल्कुल इन दोनों एग्जाम्पल्स में या दोनों मैट्रिक्सेस में हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। सेम ऑर्डर भी फुलफिल होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और लिखा फिर कैसे जाएगा, तो उन्हें लिखा जाएगा a इज इक्वल टू बी। सिंपल, इक्वल क्या यही सिंबल होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, आप उन्हें लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एक जर्नल इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सरसाइज 3.1। इतना हमारा इंट्रोडक्शन होगा। जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनका इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे और फिर एक्सरसाइज को
टैकल करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।